हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ इनकम टैक्स सब्जेक्ट का सैलरी हेड का क्वेश्चन नंबर 60। तो चलिए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे कैसे बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, हमारे से क्वेश्चन कह रहा है कि रमन भारतीय रेलवे में इंजन ड्राइवर हैं। कौन है? इंजन ड्राइवर हैं। उसे 15,000 रुपये मासिक मूल वेतन, 2,500 रुपये मासिक महंगाई वेतन तथा 2,500 रुपये मासिक महंगाई भत्ता मिलता है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि बेटा ध्यान रखेंगे ड्राइवर्स को का केस है। ये क्या है कि भारतीय रेलवे में इंजन ड्राइवर का केस है। ड्राइवर्स को रनिंग अलाउंस मिलता है। इसकी कैलकुलेशन के बारे में समझेंगे, रनिंग अलाउंस के बारे में। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये समझते हैं कि मूल वेतन के साथ साथ आपको महंगाई वेतन दिया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे बेटा, जब आपको महंगाई वेतन के बारे में बात करेगा, यानी कि डियरनेस पे के बारे में बात करता है, तो ध्यान रखेंगे डियरनेस पे जो है रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट होता है, जबकि डियरनेस अलाउंस जो कि मासिक महंगाई भत्ता दिया हुआ है, अगर आपको महंगाई भत्ता, तो वहाँ पे हमारे को और क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है कि अगर महंगाई भत्ता दिया हुआ है तो इसके साथ साथ आपको अगर स्पेसिफाइड कहा है कि ये रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है तो इसको शामिल करते हैं, अदरवाइज इसको कुछ अलाउंस की और परक्यूजिट्स की कैलकुलेशन के लिए शामिल नहीं करती। चलिए जानते हैं पूरा क्वेश्चन क्या है, फिर इसके अदर फैक्ट्स को जानेंगे। तो बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है सबसे पहली लाइन में कि एक इंजन ड्राइवर है जिसको मूल वेतन मिल रहा है, महंगाई वेतन मिल रहा है और महंगाई भत्ता मिल रहा है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर हमारे से क्वेश्चन में टैक्सेबल सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे बेटा डियरनेस अलाउंस, डियरनेस पे, बोनस, कमीशन, टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलाउंस जो भी कैलकुलेट करके आएंगे वो सारे शामिल होंगे इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्सेबल सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर इसकी रिक्वायरमेंट समझते हैं कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। तो चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमारे से, उसे 2020-21 में निम्नलिखित भत्ते मिले हैं। भत्तों के बारे में डिटेल कह रहा है और फिर बाद में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कर निर्धारण वर्ष 21-22 के लिए कर योग्य वेतन की गणना कीजिए। कर योग्य वेतन की गणना करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ध्यान रखेंगे कर योग्य वेतन की गणना करने के लिए बेटा बेसिक सैलरी, डियरनेस पे, डियरनेस अलाउंस, टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलाउंस ये सभी शामिल किए जाएंगे। चलिए अब मेन फैक्ट समझते हैं। मेन फैक्ट क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे को, एक बार क्वेश्चन दोबारा रीड कर दे। रमन भारतीय रेलवे में एक इंजन ड्राइवर है जिसे 15,000 रुपये मासिक मूल वेतन, 2,500 रुपये मासिक महंगाई वेतन, 2,500 रुपये मासिक महंगाई भत्ता मिलता है। आगे क्या भत्ते के बारे में बता रहा है कि उसे 20-21 में निम्नलिखित भत्ते मिले हैं। 16,500 रुपये इंजन चलाने का भत्ता, इंजन चलाने का भत्ता यानी कि रनिंग अलाउंस। तो बेटा रनिंग अलाउंस के केस में ध्यान रखेंगे जो रनिंग अलाउंस मिलता है उसका 70% एग्जम्प्ट होता है, यानी कि बाकी का 30% अमाउंट और 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दोनों में जो लोअर वैल्यू होगी वो कर योग्य अलाउंस होगा, वो टैक्सेबल रनिंग अलाउंस होगा। ठीक है, आगे उसके बाद क्या कह रहे हैं, 2 बच्चों के लिए उसे 200 रुपये मासिक प्रति बच्चा शिक्षा भत्ता मिल रहा है। तो ध्यान रखेंगे बेटा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपये प्रति बच्चा, 100 रुपये प्रति माह, 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा अधिकतम 2 बच्चों तक करमुक्त होता है और इससे अधिक की राशि जो है कर योग्य होती है। फिर थर्ड पॉइंट में कह रहा है उसका एक लड़का छात्रावास में रहता है, उस पर रमन 800 रुपये मासिक खर्च करते हैं। तो ध्यान रखेंगे हॉस्टल में रहने के नाम पे जो पेरेंट्स खर्च करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, उसको कहीं वो जस्ट क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है। उस केस में आपको ध्यान क्या करना है कि खर्च की पूर्ति के लिए उसे छात्रावास भत्ता कितना मिल रहा है, भत्ता कितना मिल रहा है, उस छात्रावास के नाम का खर्च कितना कर रहा है उसको ध्यान नहीं करेंगे। भत्ता कितना मिल रहा है, अलाउंस कितना मिल रहा है, 500 रुपये, जबकि इसकी लिमिट कितनी है 300 रुपये। हॉस्टल अलाउंस के केस में कितनी कर मुक्त सीमा है, कर मुक्त सीमा है 300 रुपये प्रति बच्चा अधिकतम 2 बच्चों तक, 300 रुपये प्रति बच्चा प्रति माह अधिकतम 2 बच्चों तक
हॉस्टल अलाउंस कर मुक्त है, इससे अधिक का जितना पार्ट होगा वो कर योग्य होगा। फिर उसके बाद कह रहा है बेटा आपको नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, सिटी कंपनसेटेड अकाउंट, सीसीए शॉर्ट में बोलते हैं इसको, ये फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है। तो जितने प्राप्त हो रहे हैं सारे के सारे टैक्सेबल हो जाएंगे। 250 रुपये मासिक है तो 250 रुपये मासिक के हिसाब से 12 महीने का वैल्यू निकाल लेंगे, 3000 रुपये आ जाएगी, वो सारा टैक्सेबल हो जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है वर्दी भत्ता 400 रुपये मासिक मिल रहा है, जो सारा पद के कर्तव्य पालन में ही खर्च हो जाता है। तो बेटा ध्यान रखेंगे यूनिफॉर्म अलाउंस के नाम के जो आपको पैसे प्राप्त हो रहे हैं और उस यूनिफॉर्म के रख रखाव में जो आपने खर्च किया, यदि उसमें से कुछ बचा लिया आपने, जो अलाउंस रिसीव हुआ और उसके बिहाफ पे जो आप खर्च कर रहे हो, अगर आपने उसमें से कुछ बचा लिया तो बचा हुआ धनराशि जो है वो कर योग्य हो जाएगी। ये यूज़ करने के बेस पे होता है। अगर आपको यूनिफॉर्म भत्ते के रूप में पैसे प्राप्त हो रहे हैं और आपने जो अलाउंस यूनिफॉर्म अलाउंस के नाम के जो पैसे मिल रहे हैं, अगर उससे कम धनराशि खर्च करी है तो जो बचाया पैसा आपने वो सारा का सारा कर योग्य होगा। अगर कुछ भी नहीं बच रहा, जितना मिल रहा है उतना ही खर्च कर दिया तो उसका कुछ नहीं करेंगे, कोई अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगी। फिर इसके बाद आता है बेटा आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि मकान किराया भत्ता 2500 रुपये मासिक उसे प्राप्त हो रहा है और वह 3000 रुपये मासिक किराया मकान मालिक को देता है। हाउस रेंट अलाउंस के बारे में बात कर रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे बेटा, सबसे पहले इम्पोर्टेंट फैक्ट कि यदि आप ऐसे मकान में रह रहे हैं जहाँ पे आपको किराए का भुगतान नहीं करना, यानी कि अपने रिलेटिव के यहाँ रह रहे हो, अपने पेरेंट्स के पास रह रहे हो, आप उस मकान का किराया भुगतान नहीं कर रहे हो और यदि आपको मकान किराया भत्ता मिलता है तो वो सारा का सारा मकान किराया भत्ता कर योग्य होगा। लेकिन यदि आप ऐसे मकान में रह रहे हो जहाँ पे आपको किराए का भुगतान करना है तो उस स्थिति में कंडीशन देखते हैं बेटा। कंडीशन क्या दी हुई होती है हाउस रेंट अलाउंस के केस में कि वास्तव में प्राप्त मकान किराया भत्ता या एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी। क्या करेंगे, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, जो किराया दिया उसमें से वेतन का 10% माइनस कर देंगे और वेतन का 40% या 50%, तीनों में जो कम होती है धनराशि वो कर मुक्त हो जाती है हाउस रेंट अलाउंस की, बाकी कर योग्य हो जाती है। 40 वेतन का 40% या 50% किस हिसाब से लेंगे, तो ध्यान रखेंगे वेतन का 50% उस स्थिति में लेंगे यदि आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जो मेट्रो सिटी, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या चेन्नई, अगर इन 4 प्लेस पे आपका रहने का स्थान है तो वेतन का 50% लेते हैं। अगर इनके अलावा कोई अन्य जगह है तो वहाँ पे आपको वेतन का 40% लेना होता है। और यहाँ पे वेतन का मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, प्लस फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर। तो यहाँ पे बेटा ये जो एचआरए है, एचआरए की गणना करते हुए ध्यान रखेंगे डीए कौन सा लेना है, जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। अब ये पहली लाइन पे डिपेंड कर रहा है, जो पहली लाइन आपको 2 बार बताई थी हमने, क्या कि महंगाई वेतन रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट होता है। इसके बारे में आपको चाहे क्वेश्चन में कहा हो चाहे ना कहा हो, हमेशा ध्यान रखेंगे यदि महंगाई वेतन डीएनएस पे शब्द दिया हुआ है तो इट मीन्स कि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। और महंगाई भत्ता अगर बात कर रहा है, क्या कह रहा है, महंगाई भत्ता अगर कहता है तो उसके साथ हमारे को देखना पड़ता है क्वेश्चन में कि ये कहा गया है कि ये रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है तो ही उसे शामिल करेंगे, अगर कुछ नहीं कहा तो उसको सैलरी के मीनिंग में शामिल नहीं करेंगे। और इस वाले क्वेश्चन में आपको दोनों चीज़ें अलग अलग दी हुई है, महंगाई वेतन भी दिया हुआ है, महंगाई वेतन का मतलब ये रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में एचआरए की गणना करते हुए वेतन की जब कैलकुलेशन करेंगे, सैलरी का मीनिंग निकालेंगे, तो सैलरी के मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो सैलरी का मतलब होगा वो होगा बेसिक सैलरी और डियरनेस पे। चलिए अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। बेटा बेसिक पे दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको 15,000 रुपये मासिक, तो 12 महीने का हो जाएगा 1,80,000 रुपये। डियरनेस पे कह रहा है आपको 2500 रुपये मासिक, तो 12 महीने के हो जाएंगे 30,000 रुपये। डियरनेस अलाउंस 2500 रुपये मासिक के हिसाब से 12 महीने का
जो डियरनेस अलाउंस हो जाएगा वो 30,000 रुपये हो जाएगा। फिर रनिंग अलाउंस के बारे में बात कर रहा है, तो रनिंग अलाउंस के केस में क्या करेंगे, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में ए और बी पॉइंट में जो लोअर होगा वो कर योग्य अलाउंस हो जाएगा। कैसे कैसे, ए पॉइंट में कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ रनिंग अलाउंस रिसीव्ड 16,500 रुपये आपको क्वेश्चन में दी हुई है। इस 16,500 का 70% इसमें से माइनस कर देंगे, जो कि 11,550 रुपये आएगा। 16,500 में से 11,550 माइनस कर देंगे तो वैल्यू आएगी 4,950 रुपये। फिर 10,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 1,20,000 रुपये। इन दोनों में जो कम वैल्यू है, कम वैल्यू कौन सी है, 4,950 रुपये। ये 4,950 रुपये रनिंग अलाउंस, टैक्सेबल रनिंग अलाउंस के शामिल होंगे। चलिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा था क्वेश्चन में, इसके बाद नेक्स्ट कह रहा था हमारे को एजुकेशन अलाउंस। एजुकेशन अलाउंस के रूप में आपको 200 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से आपको मिल रहे थे। 200 रुपये प्रति बच्चा प्रति माह के हिसाब से आपको अलाउंस रिसीव हो रहा है, और आपके 2 बच्चे दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो 12 महीने के आपको इन दोनों बच्चों के नाम के 4,800 रुपये मिल रहे हैं। जबकि इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जम्पशन है, करमुक्त सीमा है एजुकेशन अलाउंस की, वो 100 रुपये प्रति बच्चा अधिकतम 2 बच्चों के लिए है। 100 रुपये प्रति बच्चा प्रति माह अधिकतम 2 बच्चों के लिए, तो 12 महीने के हो जाएंगे 2,400 रुपये। तो 4,800 रुपये प्राप्त हुए, 2,400 रुपये इसमें से कर मुक्त हो जाएंगे, बाकी के 2,400 रुपये कर योग्य हो जाएंगे एजुकेशन अलाउंस के। फिर उसके बाद क्वेश्चन में आपको बेटा हॉस्टल अलाउंस दिया हुआ था। क्वेश्चन में क्या था कि हॉस्टल अलाउंस के रूप में आपको 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से प्राप्त हो रहा है। आपका एक बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है, तो 12 महीने के पैसे हो जाएंगे 6,000 रुपये आपको प्राप्त हुए हॉस्टल अलाउंस के नाम के। और जो एग्जम्पशन लिमिट है वो 300 रुपये प्रति बच्चा प्रति माह हॉस्टल अलाउंस की एग्जम्पशन लिमिट है। तो 12 महीने के हो जाएंगे 3,600 रुपये, तो 6,000 रुपये प्राप्त हुए, इसमें से 3,600 रुपये एग्जम्पशन लिमिट है, तो बाकी के 2,400 रुपये टैक्सेबल हॉस्टल अलाउंस हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ था बेटा CCA, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, जो कि फुल्ली टैक्सेबल है, 250 रुपये मासिक के हिसाब से 12 महीने के हो जाएंगे 3,000 रुपये। फिर उसके बाद आपको बेटा क्वेश्चन में क्या था कि उसको यूनिफॉर्म अलाउंस वर्दी भत्ता मिल रहा है। वर्दी भत्ता 400 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12 महीने के उसे 4,800 रुपये मिले। और क्वेश्चन में ये कह रहा था कि इतनी ही धनराशि उसने वर्दी के रख रखाव के लिए खर्च कर दी, तो ये सारी की सारी राशि कर मुक्त हो जाएगी। फिर इसके बाद आपको लास्ट पॉइंट दिया हुआ बेटा HRA का, हाउस रेंट अलाउंस का। HRA के बारे में कैसे करना है, हाउस रेंट अलाउंस के रूप में आपको 2,500 रुपये मासिक के 2,500 रुपये मासिक के हिसाब से मिल रहा है। तो 12 महीने के आपको मिले 30,000, इसमें से माइनस कर देंगे इन लोअर ऑफ द फॉलोइंग, इन तीनों पॉइंट में जो कम वैल्यू होगी। कौन कौन से 3 पॉइंट है, रूल क्या कहता है कि एक्चुअल HRA रिसीव 30,000 रुपये, दूसरा पॉइंट रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। यहाँ पे सैलरी का मीनिंग क्या है, बेसिक सैलरी, क्या कह रहे हैं, सैलरी का मीनिंग क्या आएगा HRA की गणना करने के लिए कि बेसिक सैलरी और डियरनेस पे, या ये कहें डियरनेस अलाउंस, जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। इस क्वेश्चन में आपको डियरनेस पे अलग से दिया हुआ है और डियरनेस अलाउंस अलग से दिया हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं कहा। तो सीधा सा मतलब है बेटा डियरनेस पे रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है और बेसिक सैलरी। फिर कमीशन के बारे में इस क्वेश्चन में कोई बात नहीं करी, तो उसको शामिल नहीं करेंगे। इसलिए HRA की कैलकुलेशन करने के लिए बेसिक प्लस DA, जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सैलरी के मीनिंग की जो वैल्यू निकल के आएगी, सैलरी का मतलब होगा 1,80,000 प्लस 30,000, 2,10,000 रुपये। तो यहाँ पे सैलरी का मीनिंग क्या आ जाएगा, 2,10,000 रुपये। तो HRA की गणना करते हुए सैलरी का मीनिंग आ जाएगा 2,10,000 रुपये के हिसाब से। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पे किया 3,000 रुपये मासिक के हिसाब से 12 महीने के 36,000 रुपये, और 2,10,000 का 10% 21,000 रुपये, तो बाकी बचे 15,000 रुपये। और फोर्थ पॉइंट है, क्वेश्चन में रहने का स्थान कुछ नहीं दिया, तो ये मान के चलेंगे अदर सिटी थी, तो वेतन का कितना लेंगे 40%। 40% वेतन का मतलब 2,10,000 रुपये, बेसिक प्लस DA, जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, प्लस फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कमीशन यदि कोई दिया हुआ है।
तो 2,10,000 रुपये सैलरी आई थी, इसका 40% निकाल लेंगे तो 84,000 रुपये। इन तीनों में सबसे कम वैल्यू किसकी है? 15,000 रुपये की। तो 15,000 रुपये माइनस कर देंगे। मिले थे हमारे को HRA के नाम के 30,000, इसमें से 15,000 एग्जम्प्ट हो गए, बाकी के 15,000 टैक्सेबल हो जाएंगे। अब क्या करेंगे? अब ये जो टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट होकर आई थी सारी की सारी, जैसे कि यहाँ पे देख रहे थे हम कि बेसिक सैलरी के 1,80,000, DNS पे के 30,000, DNS अलाउंस के 30,000, रनिंग अलाउंस के 4,950, एजुकेशन अलाउंस के 2,400 रुपये, हॉस्टल अलाउंस के 2,400 रुपये, CCA के 3,000 रुपये, HRA के 15,000 रुपये। तो इन सभी का योग कर लेंगे तो ये कहलाएगा बेटा हमारा ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी आएगी 2,67,750 रुपये। इसमें से माइनस कर देंगे, चाहे सैलरी कितनी भी हो, कितनी भी का मतलब कि 50,000 से ज़्यादा है, 50,000 से ज़्यादा कितनी भी है तो ध्यान रखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में धारा 16(1) के अंतर्गत आपको 50,000 रुपये तक की छूट मिलती है। तो 2 लाख ग्रॉस सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद आपकी निकल के आ जाएगी बेटा टैक्सेबल सैलरी। यही क्वेश्चन का आंसर है 2,17,750 रुपये। स्टूडेंट्स, इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।